आज हम मगध उत्कर्ष पर चर्चा करेंगे। मगध जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 जो जनपद थे उनमें से मुख्य जनपद रहा। देखिए 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों में से 4 जनपद जो हैं वो मुख्य शक्ति के रूप में उभर कर आए थे, कौशल, मगध, वत्स, अवंती। लेकिन इसके बाद मगध जो है वो निरंतर अपनी शक्ति को एक तरह से बढ़ाता रहा और कहीं ना कहीं वो इन तीनों शक्तियों से सर्वोच्च शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करता रहा और स्थापित हुआ भी। और प्राचीन काल में मगध जो है वो सर्वोच्च शक्ति के रूप में सामने आया। जहाँ तक मगध के इतिहास की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में मगध का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था, महत्वपूर्ण राज्य नहीं था। उस समय में दक्षिण बिहार जो है वो मगध कहलाता था और अथर्ववेद, यजुर्वेद आदि में अगर हम बात करें मगध की, तो मगध वासियों के प्रति जो भावना थी वो एक तरह से तिरस्कार की देखने को मिलती है। और महाभारत काल में मगध जो है ये वृद्धत वंश जो है उसके अधीन था। पुराणों से भी ज्ञात होता है कि यहाँ पर चेदीराज वसु के जो पुत्र वृद्धत थे उन्होंने ग्रीव्रज को राजधानी बनाकर मगध को अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। और इसी युग में जरासंध हुआ था। उस समय में जरासंध जो है वो एक महत्वपूर्ण पराक्रमी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी शासक था। और हरिवंश पुराण के अनुसार जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, कलिंग, पांड्य, सौवीर, मद्र, कश्मीर, गांधार राजाओं को परास्त करके और मगध साम्राज्य की शक्ति को सर्वोच्च शक्ति में पहुंचा दिया था। जरासंध की मृत्यु के बाद मगध जो है वो पतनित होता चला गया, पतन की ओर अग्रसर हो गया। और हालांकि उसकी मृत्यु के कुछ समय पश्चात तक वृद्धत वंश जो है उसके अनेक शासकों ने मगध पर शासन किया। और जरासंध वंश का, वृद्धत वंश का जो अंतिम शासक था वो रिपुंजय था। और पुराणों के अनुसार रिपुंजय जो है उसके मंत्री पुलिक जो है उसने रिपुंजय की हत्या करके अपने पुत्र को मगध की गद्दी पर बैठाया। उसके कुछ समय पश्चात महीय नामक सामंत ने उसकी हत्या कर दी और अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठाया। तो ये जो है वो मगध का इतिहास है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में मगध जो है वो एक शक्ति के रूप में नहीं था। मगध के लोग जो हैं उनको तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। महाभारत काल में आपने भी सुना होगा जरासंध जो है वो मगध का शासक था और वो एक शक्ति के रूप में उभरा था। लेकिन उसके पश्चात मगध जो है वो पतन की ओर बढ़ा और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में यहाँ पर बिंबिसार जो है वो मुख्य रूप से मगध का शासक जो है वो शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। ये मगध का इतिहास हुआ। अब मगध के उत्कर्ष के क्या कारण रहे? मैंने आपको बताया कि उस समय में कौशल, मगध, वत्स, अवंती 4 जो हैं वो जनपद मुख्य शक्ति थे। लेकिन मगध ही मुख्य शक्ति क्यों बना? अगर हम इस बात पर चर्चा करें, देखिए मगध का 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध का जो एरिया था वो आज का आप पटना और गया वाला जो क्षेत्र है वो आप समझ लीजिए। अगर हम मगध के उत्कर्ष के कारणों की चर्चा करें तो सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है मगध की भौगोलिक स्थिति। मगध जो है वो उत्तर भारत का जो तटवर्ती मैदानी के ऊपरी व निचली भागों के मध्य में स्थित होने के कारण एक तो सुरक्षित था। दूसरा जो है मगध दुर्गम पहाड़ियों में स्थित होने के कारण शत्रुओं
से सुरक्षित था और शत्रु जो है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते थे और पहुँचना उनके लिए बहुत कठिन होता था। उसकी जो भौगोलिक स्थिति थी वो ही मगध के उत्कर्ष का अपने आप में एक कारण बन गई। दूसरा जो कारण था वो था मगध की प्राकृतिक संपन्नता, प्राकृतिक प्रचुरता। देखिए, मगध जो है उसका जो निकटवर्ती क्षेत्र था, उसके आसपास के जो क्षेत्र था, उसमें लोहे की खानें बहुतायत मात्रा में उपलब्ध थी और उस समय में विभिन्न प्रकार के, देखिए अजातशत्रु जब आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि उसने उस समय में रथमूसल और शिलाकंटक नामक जो है वो अशस्त्र बनाए, तोप बनाई। तो उस समय में जो ये प्रचुरता मात्रा में लोहा उपलब्ध हुआ, उससे अशस्त्र बनाकर जो वहाँ के निवासी थे उन्होंने एक तरह से दुर्गम जंगल जो थे उनको साफ करके और उद्योग स्थापित किए। तो उसकी प्राकृतिक संपन्नता, लोहे की प्राकृतिक संपन्नता भी उसके प्रसार का एक कारण बन गई, प्रसार का नहीं सॉरी शक्ति का एक कारण बन गई। फिर मगध के में बहुत बड़ी मात्रा में उपजाऊ भूमि थी और गंगा नदी के पास होने के कारण अपने आप में पानी की कोई कमी नहीं थी। व्यापारिक स्थिति जो थी वो उसकी बहुत सुदृढ़ थी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति जो है, आर्थिक महत्ता जो है, आर्थिक संपन्नता जो है वो निरंतर बढ़ती चली गई व्यापार के कारण। और मगध जो है वो एक संपन्न राज्य बन गया। तो मगध की उपजाऊ भूमि, मगध की व्यापारिक स्थिति, उसने भी मगध को उत्कर्ष में सहायता दी। फिर मगध का जो क्षेत्र था उसमें आसपास बहुत सारे वन थे और वनों में हाथियों की बाहुल्यता थी। और प्राचीन काल में जिसके पास हाथियों की सेना एक तरह से सुदृढ़ होती थी, अच्छी होती थी, वो अपनी एक प्रमुख भूमिका निभाता था। और मगध के पास हाथियों की हस्ती सेना जो है वह अत्यधिक शक्तिशाली थी। इस कारण से भी मगध जो है वो एक शक्ति बनने में सफल हुआ। फिर मगध के निवासी जो हैं, मगधवासी जो हैं, उन्होंने भी मगध के उत्कर्ष में अपना योगदान दिया, क्योंकि मगध के जो लोग थे वो आर्य और अनार्य का मिश्रण थे। कहा जाता है इससे एक नई संस्कृति का जन्म हुआ था और इन लोगों में नई चेतना और स्फूर्ति जो है वो शुरू से ही थी। और यहाँ के लोगों की एक विशेषता थी कि वो अपने शासकों के लिए सर्वत्र समर्पित करते थे, उपलब्ध रहते थे। तो ये जो भावना थी उसने भी मगध के उत्कर्ष में योगदान दिया। मगध के लोग जो थे वो उद्यमी थे, उत्साही थे, नवीनता के पोषक थे, धन धान्य से परिपूर्ण थे। दूर दूर तक वो व्यापारिक यात्राएं किया करते थे और एक यात्राएं दूर दूर तक यात्राओं करने के कारण कहीं ना कहीं वो और क्षेत्र के लोगों से ज़्यादा ज्ञान रखते थे। ये भी मगध के उत्कर्ष में एक कारण सिद्ध हुआ। फिर मगध की सामाजिक स्थिति देखिए, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो हमारी सामाजिक स्थिति थी उसमें समाज जो है वो 4 वर्गों में विभाजित था और कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ग जो है वो श्रेष्ठ था और नीचे के जो 2 वर्ग थे उनका कहीं ना कहीं शोषण होता था। लेकिन मगध जो है
यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था 4 वर्गों में विभाजित थी, लेकिन यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था जो थी उसमें लचीलापन था। ब्राह्मण लोग जो हैं वो निम्न वर्ग के संपर्क में रहते थे, संपर्क को स्वीकार कर लेते थे। राजा जो हैं वो अपने राजमहलों में निम्न वर्गों के लोगों को स्थान देते थे और ब्राह्मण धर्म की जो रूढ़िवादिता, अंधविश्वास थे उनका खंडन करते थे। और इसीलिए उन्होंने महावीर स्वामी की बात कर लें या चाहे हम गौतम बुद्ध की बात कर लें, उनका न केवल खुले दिल से स्वागत किया था, अपितु वहाँ के शासकों ने इन धर्मों के प्रचार और प्रसार के लिए भी कार्य किया था